हेलो एवरीवन। सो आज इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एकेटीयू के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इन सारे टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कवर करा है अपनी ईवीएस की वन शॉट वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में। तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर करके इन सारे वन शॉट वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इसमें पूछे गए कुछ रीसेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये चीज़ आप आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, 2 मार्कर है, यू कैन सी दैट ये 2 बार पूछा गया है। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, ये भी टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क में ही ये पूछा गया है। तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप हाफ पेज इसके बारे में अच्छे से लिखें। कोशिश करिए एक छोटा सा डायग्राम इसके बारे में बना दे। फूड चेन एंड फूड वेब का भी इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है। तो पहले डिफाइन कीजिएगा फूड चेन फूड वेब को, और कोई भी एक छोटी सी फूड चेन या फूड वेब बना के इन्हें बता दीजिएगा। ये देखिए, ये 2 मार्कर के लिए बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है एकेटीयू के लिए। और एक बार ये 5 मार्कर में भी आया था। खैर अब तो पेपर केवल 7 मार्कर एंड 2 मार्कर्स में ही आते हैं। सो ये 2 मार्कर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है अर्बन स्प्रॉलिंग। जैसे रूरल एरियाज में पहले जो जगह थी उनका धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ, और उसका वाइड एक्सपेंशन हुआ, तो वो अब अर्बन स्प्रॉलिंग कहलाता है, क्योंकि वो अब अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। तो ये भी एक डिफरेंस है, 2 मार्क में ही पूछा है। तो अगेन आप यही चीज एक्सप्लेन करिएगा दैट व्हाट आर दे, और इनके एक एक एग्जांपल लिख के, सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। डिफाइन द टर्म इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये चीज भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी गई है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स इन डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है। सो ये 7 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया है, सो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजिली। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में वही क्लासिफिकेशंस आपको बतानी है पहले, और उसके बाद फंक्शंस के आपको पॉइंट्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। यहाँ देखिए 2014-15 में 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। ओके। जैसे मार्क्स वैसा आपका आंसर होना चाहिए। आपको 2 मार्कर में हाफ पेज क्वेश्चन लिखना है, और 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए आई विल रिकमेंड कि आप कम से कम 3 पेज इसमें फिल करें। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, तो एनवायरनमेंट की पूरी डेफिनेशन और ये डिफाइन करके पूछा गया है। अगेन आप यहाँ पे बाइफरकेशन देखिए, एक बार यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया, तो आपको केवल एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है। उसके बाद इसने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट भी पूछ लिए, दैट इज ए बायोटिक एंड बायोटिक, तो उसको 7 मार्कर में पूछा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और दोनों 2017 और 18 में ही पूछे गए थे। सो इस हिसाब से आपको कुछ अपने आंसर्स को फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, दैट इज व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड के भी हमने बहुत सारे टाइप देखे थे, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। तीनों का आपको एक एक डायग्राम जरूर बना के दिखाना है, और इनमें फिर वुड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो और नेम द इकोलॉजिकल पिरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड। तो हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो था वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो ये तीनों पिरामिड आपको एक्सप्लेन करने हैं, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड। ओके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमेशा से एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक 10 मार्कर, 7 मार्कर, 6 मार्कर, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूछी गई हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। Explain the energy flow in the ecosystem. Write a short note on Y-shaped model on energy flow. So देखिए, आपसे कोई भी यदि ये मॉडल पूछे, तो बेसिकली आपको एनर्जी फ्लो ही इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, उसके बाद सन से डायरेक्टली एनर्जी कहाँ जाती है, प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हैं, तो उनमें 10% एनर्जी फ्लो होती है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे 10% इंक्रीज ऑफ एनर्जी लेवल होता रहेगा, या हम कह सकते हैं 10% ही ट्रांसफर होगा एनर्जी का। सो दैट इज अ मॉडल। अगेन वाई शेप इज अनदर काइंड ऑफ मॉडल, जहाँ पे एनर्जी का फ्लो एक वाई शेप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस। और ये अगेन देखिए 3.5 मार्कर, मतलब 7 मार्कर में ही ये आधे आधे में पूछा गया है, और उसके हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। Public awareness for the conservation and protection of environment, again an important question.
हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे EIA पूरा एक्सप्लेन करना है, और ये आप मान के चलिए दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका अगेन एक लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यदि क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के सारी क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स यहाँ पे वन शॉट में ऑलरेडी एक्सप्लेन हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है यू कैन रेफर दैट। वन शॉट में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो हिडन टॉपिक्स होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, तो उनका आई हैव कवर्ड देयर एक्सप्लेनेशन हियर ओनली। तो जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, अब आपको पता है कि ये कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, बट अगेन आई हैव इंक्लूडेड अ डायग्राम हेयर विच यू कैन रेफर, और यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस से ही रिलेटेड है। तो लाइफ साइंसेस से जैसे बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, इससे ईवीएस कनेक्टेड है। मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है ईवीएस को पढ़ने में। उसके बाद एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, इसकी मैनेजमेंट और अवेयरनेस में ज़रूरत पड़ती है ईवीएस में। और टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अब देखिए हम कोई भी सोल्यूशन यदि पढ़ते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट फॉर इंस्टेंस, तो वाटर ट्रीटमेंट को हमने पढ़ लिया, ठीक है, हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट जो एक्चुअली में कंटेनर्स होंगे, प्योरीफायर्स होंगे, उनके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें होगी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी आपके पास, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इन सब की स्टडी से, ठीक है। उसके बाद फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इन सब की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एंड अप्लाइड स्टडीज होनी चाहिए, ताकि हम एनवायरमेंटल साइंस के मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है। Then we have one more question, that how would you broadly divide the major layers of region of atmosphere? So state respective altitude and temperature ranges. तो आप ये डायग्राम देखिए, इससे समझ सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दे रखी है, जैसे ट्रोपोपॉज है, यहाँ से 0 से लेकर ऑलमोस्ट 10 टू 13 किलोमीटर यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर होता है। आई थिंक वन शॉट वीडियो में मैंने गलती से ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ है उसको 0 से 50 किलोमीटर्स बोल दिया है, तो वो आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो 0 से 50 नहीं है, 0 से 10 टू 13 किलोमीटर ही आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद 10 टू 50 किलोमीटर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद 50 टू अराउंड 80 टू 90 आप समझ सकते हैं मीजोस्फेयर है। एंड देन अगेन ऑल इज देयर द थर्मोस्फेयर। और ये येलो लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये टेम्परेचर रेंज को इंडिकेट करती है। ये शो करता है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ हमें स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को क्यों नहीं मिलती? वहाँ पे जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती है वैसे वैसे क्यों हमारे टेम्परेचर रेंज इंक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर आती है, दैट इज अल्ट्रा हीटेड लेयर, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर। इसकी मदद से जो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ पाता है, और इसलिए विद द इंक्रीज इन द हाइट हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मीजोस्फेयर में अगेन आपका टेम्परेचर एक बहुत शार्प डिप लेता है, हमेशा से यहाँ पे इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी। और उसके बाद अगेन थर्मोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटोस्फेयर भी शुरू हो जाता है और आयन एक्सचेंज प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, so this is a basic explanation of the layers of temperature which you can give along with the layers of atmosphere, कि कैसे कैसे एल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर और लेयर्स की हाइट और इनकी जो रेंजेस है वो वेरी करती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। नाउ लेट्स कम टू यूनिट 2 में कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरोसिस पूछ सकता है आपको। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस नहीं करी, दैट इज नालगोंडा प्रोसेस क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस दैट, उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। नालगोंडा प्रोसेस एक बार देख लीजिए। तो नालगोंडा प्रोसेस क्या होता है, एक वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड है जो कि डीफ्लोरिनेशन करता है ड्रिंकिंग वाटर की। पर्टिकुलर रूरल एरियाज में ये क्या करता है, डीफ्लोरिनेशन करता है ड्रिंकिंग वाटर की, ताकि वाटर प्यूरिफाई हो सके। इसमें कुछ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि आपको समझने हैं। इसको डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं सारे पॉइंट आपके नोट्स के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए।
जैसे यहाँ से रॉ वाटर आया आपके पास, गंदा पानी यहाँ से आया, उसमें आपने लाइम और एलम का मिक्सचर मिलाया और उस प्रोसेस को फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं, जहाँ पे आप इन दोनों को रैपिड मिक्सिंग करके इसके झाग बनाते हैं। फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस के बाद इसका सेडिमेंटेशन होता है फॉर अराउंड 90 मिनट्स। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे इस प्रोसेस में इंसर्ट करा जाता है और उसकी मदद से इस पूरे जो वाटर मिक्सचर है इसमें जो सेडिमेंट है उनका प्रेसिपिटेशन होता है और ये प्रोसेस 90 मिनट्स तक होता है। उसके बाद इसको फिल्टर में ट्रांसफर करा जाता है और फिल्टर में ट्रांसफर करने के बाद एक ओवरहेड टैंक में इसको प्रोसीड करा जाता है, जहाँ से ये अगेन फिर प्योरीफाइड वाटर होता है और वो आगे के सप्लाई में यूज होता है। ओके, सो दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ नालगोंडा टेक्नोलॉजी, यू कैन राइट इट। और यही सेम बात मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिख रखी है कि एलम का आप पहले सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें लाइम ऐड करेंगे, एलम ऐड होगा, उनकी मिक्सिंग होगी, उस मिक्सचर का फिर सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, स्टोरेज के बाद जब वो ट्रांसफर होगा वाटर फॉर द रेजिडेंशियल यूसेज, तब उसके बाद भी उसकी लगातार रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाएगी फ्लोराइड के लेवल्स को कॉन्टिन्यूसली चेक करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द नालगोंडा प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो ये चीज़ हमसे छूट गई थी, सो आई हैव कवर्ड इट हेयर। ओके, सॉइल इरोजन की यदि हम बात करें तो सॉइल इरोजन क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो डिग्रेड होने लगती है तो दैट इज सॉइल इरोजन। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी खतरे में आती है। सो इतना आप 2 मार्कर में लिख देंगे, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वाटर रिलेटेड डिसीज क्या होती है, वाटर ब्रॉन एंड वाटर इंड्यूस डिसीज, सारी चीजें वन शॉट में अच्छे से डिस्कस्ड हैं, यू कैन रेफर दैट वीडियो। और डिस्कस द काइंड्स ऑफ डिसीज दैट दे कॉज टू ह्यूमन बीइंग, अगेन वही इनके साइड इफेक्ट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 7 मार्कर। 3 मार्कर के तो अब नहीं आते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ एक 7 मार्कर आराम से डिफॉरेस्टेशन पे बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स नहीं होता हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट डिफॉरेस्टेशन वाला टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक टॉपिक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो वो भी डिफरेंट काइंड के हमने एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करा था, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन कन्वेंशनल में आती हैं, दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या होती हैं भाई वो बता दो आप, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, उसे हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देके आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 मार्कर में पूछा गया है, सो जस्ट नेम एंड एग्जांपल्स आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, यूनिट 2 से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सो दैट इज द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट 10 मार्कर 7 मार्कर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेन करना, हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन करना। हालांकि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स का ही एक एग्जांपल आप मान सकते हैं, बट फिर भी मोर क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक आंसर इंक्लूड कर रखा है कि हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अगर ऐसे स्टेटमेंट पूछी जाती है तो इसका आंसर कैसे हम पर्टिकुलरली दे सकते हैं, तो दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी हाइड्रोजन से इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके द्वारा, एक केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के द्वारा, जिससे वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है और बाकी के बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। एक बार फटाफट से इस प्रोसेस को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, लेट अस सी दिस डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, सी दिस इज द HFC, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल इज चैनल्ड थ्रू द फील्ड फ्लो प्लेट्स टू द एनोड ऑन वन साइड। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये चीज आपकी एनोड है, ठीक है, ये आपका कैथोड है, एंड ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये आपके पास PEM है। PEM मतलब पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन एंड वाटर आपका प्रोड्यूस होता है। ये एनोड कैथोड जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे अनयूज्ड हाइड्रोजन गैस नीचे वापस से निकलती है। तो क्या होता है कि ये तो इन्होंने बता रखा है भाई, हाइड्रोजन फ्यूल इज चैनल्ड बिटवीन फील्ड फ्लो प्लेट्स, एक एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है, बीच में PEM होता है। उसके बाद एनोड पे क्या होता है, एनोड पे एक प्लैटिनम का कैटलिस्ट होता है।
वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसको स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन आयंस में और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में। अब पीईएम का क्या काम है? पीईएम का ये काम है कि एनोड से कैथोड तक केवल और केवल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस को ही ट्रांसफर करना और इलेक्ट्रॉन्स को रोक देना। अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने के लिए एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाना पड़ेगा और वहां पे हम कोई एक बल्ब या आउटपुट सोर्स एनर्जी जहां से भी हमें लेनी होगी, वहां से हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट करंट। तो यहाँ से हमको करंट मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके अब कैथोड तक पहुंचेंगे और कैथोड पे वो पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन होके वो वाटर फ्लो करेंगे अलोंग विद ऑक्सीजन। तो ये चीज हमारे पास आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन है, सो एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है यूनिट 2 में, दैट इज प्रिंसिपल बताइए वर्किंग ऑफ सोलर सेल। हमने सोलर सेल एंड सोलर कुकर दोनों डिस्कस करें हैं, तो किसी के भी बारे में पूछ सकता है। बायोमास एनर्जी या फिर गोबर गैस प्लांट, इसके बारे में भी आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, डिस्कस्ड ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी को कंसर्न करने के मेजर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यूनिट 3 एंड 4 का मैंने कंबाइन क्वेश्चंस लिखे हैं। तो यूनिट 3 एंड 4 की यदि हम बात करें तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई होते हैं। अच्छा, बीएपी को डिफाइन करने के लिए एक शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। बीएपी इज नथिंग बट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। बीएपी मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स अपना रहे हैं। तो बस दो कोई आप लिख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्कर। माइग्रेशन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इमिग्रेशन एमिग्रेशन, वो दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसका पॉपुलेशन पे कैसे इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और उसके बाद माइग्रेशन के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, वो भी चीज़ें आपको लिखनी है। बीओडी और सीओडी, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है और सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये दोनों तरीके हम यूज़ करते हैं वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। फ़र्क इतना है, बीओडी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं होती बीओडी के लिए, एंड सीओडी के लिए प्रॉपर मतलब लेबोरेटरी में सैंपल भेजते हैं हम वाटर को और वहाँ से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमें पता लगता है। कैचमेंट प्रोसेस क्या होता है मरीन पोल्यूशन में, तो कैचमेंट मतलब वही एक स्टोरेज प्लेस जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं और उससे मरीन पोल्यूशन कैसे होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, अगेन जो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे वाटर की कंटेमिनेशन से क्या क्या डिसीज होती है, जैसे फ्लोरोसिस हो गया, आर्सेनोकॉइस हो गया, ऐसे ही एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट वेरी इजीली, 2 मार्कर में ही है। सो जस्ट आप डेफिनेशन इसकी बहुत रहेगी कि वाटर की कंटेमिनेशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। और देन यू कैन एक्सप्लेन कि किस मिनरल की कमी से जौन सी भी आपके जो भी आपके पास डिसीज आती है आप उसके रिगार्ड में समझा सकते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेन कॉज क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के और वाटर पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो पूरा लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट किसी भी पोल्यूशन के बारे में, चाहे वो सॉइल एयर वाटर या कोई भी अदर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन, उसके बेसिस पे आपके पास लॉन्ग आंसर बनता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन क्वेश्चन चैप्टर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन दोनों को मर्ज करके एक लॉन्ग आंसर बड़े आराम से यूनिवर्सिटी फॉर्म करती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। एक्सप्लेन वाई थर्मल पावर स्टेशन आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन, उसको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओजोन फॉर्मेशन डिप्लीशन, इसमें आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि आपको बिना रिएक्शन के अपने आंसर को कंक्लूड नहीं करना है। ओजोन डिप्लीशन में रिएक्शंस आर द मस्ट, क्योंकि वहां पे जब आपका आंसर चेक होता है तो रिएक्शंस आर टू बी कंसिडर्ड, तो रिएक्शंस कंसिडर होती हैं। सो मस्ट, सो यू मस्ट इंक्लूड रिएक्शंस इन देम। ओके, ओजोन डिप्लीशन में कैसे ओजोन फॉर्म हो रही है, डिप्लीट करनी है, उन सब चीज़ की रिएक्शन आपको लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे।
ठीक है। लॉन्ग आंसर बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन अगेन यूनिट 4 का क्वेश्चन है, इफेक्ट क्या क्या है पॉपुलेशन के। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डिस्कस करना रह गया था, दैट इज अगर ये पूछता है आपसे पिरामिड, बेल शेप्ड एंड अर्न शेप, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ डिस्कस करना रह गया था कि जैसे पिरामिड, बेल शेप, अर्न शेप, ये जो होता है पॉपुलेशन के, इसको एक बार देख लेता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये होता है बेसिकली। तो क्या है, बहुत सिंपल सा है कि अगर ट्राइंगुलर एज पिरामिड है, इसका मतलब नीचे जो ग्रे से शो करी गई है वो यंग पॉपुलेशन है, और जो वाइट से टॉप पे शो करी गई है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है। तो ये कुछ आप ए वाला जो ट्राइंगल है ये इंडिया का सिनेरियो मान सकते हैं, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट पे है, लेकिन जैसे ही हम ओल्ड एज पीपल की पॉपुलेशन की बात करते हैं, द नंबर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से ये नंबर डिक्रीज होता है। वहीं बेल शेप्ड क्या होता है पिरामिड, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन तो ज़्यादा होती है नंबर ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन से, बट इतना शार्प डिक्रीज वहाँ देखने को नहीं मिलता। एक ग्रेजुअल डिक्रीज एक बेल शेप्ड टाइप का देखने को मिलता है, लाइक कुछ ऐसे आप मान सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अर्न शेप्ड एज पिरामिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जापान का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि जापान में ओल्ड एज पीपल की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है यंग एज पीपल की पॉपुलेशन से। तो वहाँ पे यंग पीपल की पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी एंड ओल्ड एज पीपल की आपको उनसे ज़्यादा कहीं कहीं केसेस पर तो मिलेगी। तो ये कुछ आपका ऐसे बनता है डायग्राम, ठीक है। तो दोनों की आप शेप समझिए, तीनों की, ये कुछ ऐसे ट्राइंगुलर है और ये तीनों शेप होती है, तीन पॉपुलेशन के पिरामिड होते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई अलग से बात नहीं है, बट जस्ट आपको एक टर्म के तौर पे इसे पता होना चाहिए। मैंने जैसा कहा था नॉइज पोल्यूशन का एक लॉन्ग आंसर यहाँ पे बनेगा, एयर पोल्यूशन का बन गया, वाटर का हमने देखा ही, एजुकेशन की क्या नीड है पॉपुलेशन सॉरी एजुकेशन की क्या नीड है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और पोल्यूशन के क्या क्या बायो इंडिकेटर्स हैं उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उनके सोल्यूशन आप लिखेंगे। एसिड ड्रेन एक और टॉपिक है जहाँ से अक्सर एक लॉन्ग आंसर देखा जाता है कि क्या एसिड ड्रेन कब होती है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कितनी हार्मफुल होती है हमारी फसलों के लिए, हमारे लिए, और वो कैसे इनडायरेक्टली ह्यूमन को अफेक्ट करता है, ठीक है। लास्ट यूनिट पे आते हैं। लास्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चन है, वेराइटी बहुत कम है यहाँ की, बट अगेन वेटेज क्योंकि पांचों यूनिट का इक्वल है तो हमें इसको भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी रेफर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए पे एक लॉन्ग आंसर बनेगा, ये आप मान के चलिए। एनजीओ पे एक लॉन्ग आंसर बनेगा, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि फंक्शन एक्सप्लेन करिए, रोल एक्सप्लेन करिए, और आपको यहाँ पे दो चार एनजीओ के एग्जाम्पल्स भी देने हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, उसके बाद हमने डिस्कस करा था वन शॉट वीडियो में कि फ्रेंड्स ऑफ अर्थ हो गया, ऐसे करके बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनको आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की वो आप डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। तो जैसा मैंने आपको बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं है केवल ईपीए पूछेगा, ईपीए के साथ आपको यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछ सकता है, एंड एयर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछ सकता है। तो हालांकि ये डायरेक्टली सिलेबस में गिवन नहीं है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स, 3.5 मार्क्स, तो थोड़ा सा कंटेंट जो मैंने वहाँ वन शॉट में भी डिस्कस करा था वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्या क्या हमारा रोल है एज एन इंडिविजुअल, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, और सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, वही सारी चीज़ें कि क्या क्या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्री वाई क्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वन शॉट वीडियोस में डिस्कस किया गया है, यू कैन रेफर टू द प्लेलिस्ट, एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।